ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि ये क्लास टेंथ का हिस्ट्री चैप्टर है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग देख रहे होंगे, हिस्ट्री का है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई, या नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट है वो यूरोप में हुआ। पहले सबसे पहले नेशनलिज्म यूरोप में हुआ और फिर उसके बाद जो है अदर कंट्री में स्प्रेड हुआ। यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हाईली डेवलप्ड जो है यूरोप हो चुका था, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहीं पे हुआ था, कल्चरली काफ़ी एडवांस था यूरोप। तो यहाँ पे जो है टॉप जो यहाँ पे वर्ड है नेशनलिज्म। सो अगर मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाई नेशनलिज्म, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट डू यू मीन बाई नेशनलिज्म। तो अलग अलग फिलोसफर अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। तो नेशनलिज्म का अगर मैं आपसे एक कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो नेशनलिज्म का मतलब होता है यूनिकनेस और कॉमननेस। जैसे हम लोग अगर कहें कि हम भारतीय हैं या इंडियंस हैं, अगर इसकी नेशनलिज्म की बात करेंगे, इसका मतलब हमारा कल्चर सेम है, हमारा एथनिक कंपोजिशन सेम है, हमारी सोच सेम है, हम इंडियन नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, और जो भी नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें कहीं ना कहीं जितने भी पास्ट कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के लिए जो नेशनल मूवमेंट हुआ वो इसीलिए हुआ बिकॉज नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लोगों में पनपा था। तो नेशनलिज्म में आता है कि नेशन के लिए हमें अपने नेशन के लिए फाइट करना, या नेशन के लिए हमें अपनी सोच को डेवलप करना। वो कैसे आ सकता है? वो आपके पास्ट हिस्ट्री से आ सकता है, आपके कल्चर से आ सकता है, सोच से आ सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर का इस चैप्टर के हेडिंग का ओवरव्यू है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि इन 1848, ये कुछ पेंटर उनका नाम है जो भी है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई, प्रिपेयर अ 4 प्रिंट विजुलाइजिंग हिज ड्रीम द वर्ल्ड मेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कॉल्ड देम। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि फ्रेंच में जो है ऑटोक्रेसी थी, आपने 9th में पढ़ा था, और वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी। तो 9th में हमने पढ़ा था किस तरह से फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ था, और वहाँ पे जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको किस तरह से ओवरथ्रू किया गया था, नेशनल असेंबली को ओवरथ्रू किया गया था, और मतलब वहाँ पे सरकार बनाई गई थी, डेमोक्रेटिक एक तरह से सरकार बनी थी। फिर नेपोलियन आया था, जनरल असेंबली हुआ था, सारा कुछ हमने 9th में पढ़ा है। उसी का कॉन्टीन्यूस पार्ट है यहाँ पर, 9th का जो चैप्टर हमने पढ़ा था हिस्ट्री का, उसी का कॉन्टीन्यूस पार्ट है। तो इन्होंने एक कल्पना की थी कि हमारा देश कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में हर एक एक डायग्राम का मीनिंग है। क्या मीनिंग है? यहाँ पे अगर आप देखिए, इसका मतलब है कि एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपलाइज कर रहे हैं, और ह्यूमन पावर यूनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। यहाँ पे देखिए अपना अपना फ्लैग है, इस फ्लैग से भी नेशनलिज्म होता है, ठीक है। नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन द लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग homage and status of liberty, and they passes by. As you would recall, artists of the time of French Revolution personify the liberty as a female figure. अब जैसे अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछूँ इंडिया को अगर हमें ऑब्जेक्टिफाई करना है या पर्सनलिफाई करना है उसको, तो हम क्या करते हैं, एक हम इमेज उसकी मैप बनाते हैं, फिर उसमें एक जो है भारत माता की इमेज बनाते हैं कि हम उसको पर्सनिफाई कर रहे हैं, मतलब हम उनको एक फीमेल फिगर हम उनको बता रहे हैं कि ये हमारी इंडिया है या मदर लैंड। उसी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी फ्रेंच को जो है फीमेल फिगर से पर्सोनिफाई किया गया था रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ओके, ठीक है। और वो जो भी था एक इनलाइटमेंट का प्रतीक था, उनका हाथ में टॉर्च था, जैसे ये हाथ में जो टॉर्च है वो एक इनलाइटमेंट की प्रतीक है, ठीक है। She bear a one head and the chatter and right to of the man in the other. One on the earth in the foreground of the
image lies, the shattered remain the symbol of एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशन। अब एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट नॉट रेस्टेन ऑन द पावर exercise. In history, the term refer to the form of monarchical government that was centralized, military and repressive. यूटोपियन मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ पे सब लोग बराबर हों, एक ऐसी कल्पना जहाँ पे कोई भी किंगशिप राजा का सिस्टम ना हो, सब लोग बराबर हों, कोई बाय बर्थ ऑटोक्रेसी या उनको प्रिविलेज ना मिले। ऐसे इस देश को ऐसे कल्पना को हम लोग यूटोपियन कहते हैं, और ऐसे लोग रखने वाले को यूटोपियन विजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये कुछ इंट्रोडक्शन है। ओके, तो व्हाट इज़ नेशन एक फेमस जो फिलोसफर हैं, फ्रेंच फिलोसफर हैं अर्नेस्ट रेनन, उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिनमें उन्होंने नेशन बताया था कि नेशन जो है वो लॉन्ग पास्ट जो भी हमारी हिस्ट्री है, जैसे हम कहें अगर भारत को हम नेशन कहें तो हमारी जो भी पास्ट हिस्ट्री रही है मुगलों से लेके अंग्रेज़ों से लड़ने तक की जो भी जर्नी रही है हमारी, उस सब को हम लोग एक जगह कल्मिनेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उससे जाके हम उस सब से मिल के जो है हमारा भारत एक देश बनता है। वैसे ही उन्होंने कहा था कि नेशन इज़ अ कल्मिनेशन और लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्यूअर सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं भारत देश आज बना है तो इसमें बहुत ही लोगों का जो है सेक्रीफाइस रहा है, हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं या जो भी हमारे नेता रहे हैं या जो भी जितने भी लोग रहे हैं। ठीक है, हीरोइक पास्ट एंड ग्रेट मैन ग्लोरी दैट हैज़ अ सोशल कैपिटल अपॉन विच ऑन द बेसिस द नेशन आइडिया, to have a common glory in the past, to have a common will in the present, to have performed a great deed together, to wish to perform still more, and these are the essential conditions to being a people. A nation is therefore a large scale solidator and it is extends the daily plebiscite. Plebiscite का मतलब क्या होता है? जब आप डायरेक्ट जनता द्वारा वोट कराते हो। ठीक है, और प्लेबिसाइड का मतलब होता है अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। जैसे कोई प्रपोजल है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि नोटबंदी करनी है, ठीक है, नोट बैन करना है, तो सरकार जो है जितने भी हमारे देश में सिटीज़न हैं उन सब से अगर पूछती है और वो प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, ऐसे मैकेनिज़्म को हम लोग प्लेबिसाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बता रहे। आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ से देखते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो जो नेशनलिज्म की आइडिया है वो कह सकते हैं उसकी जो सीड है वो पहली बार शोन की गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, यानी कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकली थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म in 1789। द फर्स्ट रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो नींव पड़ी थी वो 1789 में पड़ी थी। ठीक है, आप लोग भी एनसीईआरटी ओपन करके ही पढ़िएगा आप लोग मेरे साथ साथ। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। द फ्रेंच, हैज़ यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूलर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो फ्रेंच में जो आप अगर 9th का आपको याद हो उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेंच पे जो है एक मोनार्कियल रूल करती थी। 3 स्टेट में फ्रेंच बटा था, ऐसे कुछ पिरामिडल स्टेट था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट पे पॉप थे, ठीक है, फिर सेकेंड स्टेट पे किंग और फिर कॉमन आम जनता जो थी। ठीक है, ऐसे कुछ वहाँ का कह सकते हैं सोसाइटी डिवाइड की गई थी। ठीक है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो हमने पढ़ा था किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे, और नेशनल असेंबली और वहाँ पे संविधान बनाया गया था, और उस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही एक देन था कि लोगों में एक जन चेतना और लोगों को एक तरह से जानकारी, मतलब लोग जागे थे और उन्होंने मोनार्की के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, और किस तरह से जो भी पावर है वो आम जनता तक ट्रांसफ़र हुई थी वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था। द रेवोल्यूशनरी प्रोक्लेम दैट इट वॉज अ पीपल who have henceforth the constitute the nation and shape its destiny।
इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आई थी कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रख दिया था कि ये जनता डिसाइड करेगी कि उनको किस तरह का देश चाहिए या उनकी डेस्टिनी कैसी होनी चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये वहाँ के नागरिक डिसाइड करेंगे। ये मैसेज जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों को या यूरोप में स्प्रेड होने लगी थी। आगे, from the very beginning, the French revolutionaries introduced the various measures and practice that could create a sense of collective identity among the French people. फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक तरह से लोगों को काफ़ी ये कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल, मतलब आपस में कह सकते हैं भाईचारा या आपस में कनेक्टिव जो है कि हम सब एक हैं, इसकी भावना जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। द आइडिया ऑफ ला पार्टीज मतलब द फादरलैंड एंड द ली सिटियन, ये सब फ्रेंच वर्ड है, मतलब द सिटीज़न, मतलब हम यहाँ के सिटीज़न हैं और हमारी ये ज़मीन है। फादर, जैसे हम लोग कहते हैं भारत हमारी माता है, वैसे ही फ्रेंच के लोगों ने भी कही थी। और नेशनलिज्म को और बढ़ाने के लिए फ्रेंच ने अपना ट्राई कलर फ्लैग भी बनाया था, जो कि रिप्लेस कर दिया था जो उनका रॉयल झंडा था। ठीक है, तो न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टेट। ये भी एक स्टेप था नेशनलिज्म के लिए, या कह सकते हो जो भी फ्रांस में क्रांति हो रही थी। अ न्यू फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। द स्टेट जनरल जो वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। तो जो स्टेट जनरल हुआ करता था उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया था। उस नेशनल असेंबली को कौन चुनते थे? वहाँ के एक्टिव सिटीज़न चुनते थे। आपको मैंने बताया था एक्टिव सिटीज़न वो लोग होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, लैंड होती थी, और वो टैक्स पे करते थे। एक दिन के जो मज़दूर होते हैं उनकी जो भी मतलब अर्निंग होती है 3 मज़दूर के बराबर अगर वो टैक्स पे करते हैं तो वो एक्टिव सिटीज़न में आते हैं। और एक्टिव सिटीज़न ही है जो वो वोट देने के लिए एलिजिबल थे। सब लोग वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो फ्रांस की सोसाइटी एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बांटे गए थे। वुमेन्स को अलाउ नहीं था। द न्यू हाइम्स भी कंपोज किए गए थे, नए हाइम्स कंपोज किए गए थे, ओथ लिया गया था, और जो भी शहीद हुए थे उनकी वीर गाथा को भी आम जनता में सुनाया जाता था। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था और एक कॉमन लॉ भी बनाया गया था। ये सारे आपने पढ़ा था, नेपोलियन ने काफ़ी सारे लॉ क्रिएट किए थे, यूनिफॉर्म लॉ किए थे, है ना, यूनिफॉर्म वेट मेजर लिया था उसने, और लोगों को लिबरेट किया था फ्रॉम डिपोटिज्म से। ठीक है, तो क्या था? एम टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ठीक है, डेस्पोटिज्म, ठीक है, एक एनार्की से खत्म। ठीक है, आगे देखिए। The regional delegates were discouraged and French it was spoken and written in the Parsis and become the common language of the nation. The revolutionary further declared that it was the mission that destiny of French nation to liberate the people of Europe and from the despotism. In other words, help the other people of Europe to become nation. तो फ्रांस से ये जो क्रांति की लहर थी ये बाकी यूरोप के देशों में भी अब बहनी शुरू हो गई थी। When the news of event in France reached the different city of Europe, student and other member of educated middle class began setting up the Jacobean Club. तो जैकोबियन क्लब के बारे में हम लोग पढ़े थे। And their activities and campaign prepared the way for the French army and which move in the Holland. अब जो ये फ्रांस रेवोल्यूशन की क्रांति जो है यूरोप के बाकी देशों में फैलने लगी, तो जो भी मिडिल क्लास लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो भी फ्रांस की तरह ही जो है क्रांति अपने अपने देशों में करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इटली में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, ये यूरोप है क्या मैप है आफ्टर द वाइना कन्वेंशन 1815। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है, ये स्पेन है, ये रशियन अम्पायर है, ये ऑस्ट्रियन अम्पायर है, ठीक है,
ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, विद इन द वाइड ऑफ स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट द इंट्रोड्यूस द मैनी रिफॉर्म। आपने नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा था कि नेपोलियन जो था किस तरह से फ्रांस में जो है डेवलपमेंट किया था, कैसे किया था। नेपोलियन ने यूनिफॉर्म वेट कर दिया था, सब जगह पे यूनिफॉर्म वेट कर दिया था, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेट का मतलब होता है कि हर जगह पे जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो कॉमन होगी। उसने सिविल कोड लाया था, सिविल यूनिफॉर्म कोड, जिसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं, इसी को हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसने जो प्रिविलेज मिले थे बाय बर्थ, उस सब को भी उसने ख़त्म कर दिया था। इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर दिया था उसने, इक्वालिटी, सिक्योरिटी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जिसकी भी प्रॉपर्टी थी इसको भी सिक्योर कर दिया था उसने। अबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। और किसानों के लिए काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट किया था उसने व्यापार के लिए बहुत सारे जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे उसको भी उसने रिमूव कर दिया था। और उसने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी काफ़ी इम्प्रूव किया था, ठीक है, ठीक है। इन द डच, द रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम द सेफ्रॉन एंड मैनोरियल ड्यूज। वो जो भी टैक्स थे किसानों के ऊपर, उसको भी नेपोलियन ने माफ़ कर दिया था। इन द टाउन टू द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वे आर रिमूव। व्यापार करने के लिए जो एक सिटी से दूसरे सिटी में जब जाते थे तो जो टैक्स दिया जाता था व्यापार के लिए, उसको भी उसने रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो ये नेपोलियन का हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा हुआ है, ठीक है। द पीजेंट, आर्टिशियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन enjoy a new found freedom. The businessman and small scale producer of goods in a particular began to realize that uniform law and standardized weight measure common nation currency would facilitate the movement and exchange the good and capital from one region to। अब इस वजह से नेपोलियन के जो रिफॉर्म थे, इसके वजह से जो छोटे व्यापारी थे या जो बिजनेसमैन थे उनको काफ़ी प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, लाभ मिल रहा था, क्योंकि कॉमन करेंसी थी, यूनिफॉर्म वेट था, जिससे उनको बिजनेस में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, ओके। उसके बाद however in the era conquered the reaction of the local population to the France, the ruler were mixed initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as a certain city like Brussels, Mazin, Milan, Warsaw. The French army were welcome as a हार्बेंग्स ऑफ द लिबर्टी। उनको जो फ्रेंच आर्मी थी उनको एक लिबर्टी का प्रतीक माना जाता था, मतलब आज़ादी का प्रतीक माना जाता था। बाकी सारे जितने भी यूरोप के देश थे उन नेपोलियन क्या कहते हैं कि फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया जा रहा था। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to the hostile and become clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with the political freedom, increased the taxation, censorship, and forced the conscription into the French army required to conquer the rest of the Europe, and all seemed to be overweight the advantage of administrative change। बट जल्दी ही ये जो भी लिबरेशन था जो वो भी उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट आ गई। कैसे? टैक्सेशन बढ़ा दिया गया और फ्रेंच आर्मी के अंदर ही जो है बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी होने लगी नेपोलियन के जाने के बाद। वो नेपोलियन को, आपको पता होगा, नेपोलियन को द वॉर ऑफ वाटरलू में मार दिया गया था, आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है।